everyone, I hope you guys are doing great. So this is the third part of the MCOM Entrance 2019 क्वेश्चन पेपर सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने 30 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर आपको नहीं मिली है वो प्लेलिस्ट या फिर वो वीडियोस, सो यू कैन वॉच देम। आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 31 से एंड होपफुली 15 to 17 क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 31। So question number 31 says the grouping of activities at the top of the organizational structure around two or more activities is grouping superstructure, hybrid superstructure, matrix superstructure और cross superstructure। So अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा है उसमें एक अलग से टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बहुत इसका आपने अपने ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ लिया होगा। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात की जाती है। तो यूजुअली जो आपने सुना होगा एक होता है फंक्शनल सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है आपके पास डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में क्या होता है कि जैसे जितने भी फंक्शंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, फिर एक सब हेड होगा, उसके बाद मैनेजर्स आ जाएंगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स, वो सब आ जाएंगे। ऐसे ही फाइनेंसिंग के लिए डिविजनल क्या होता है कि जितने भी आपके डिविजन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बांट रखा है। फॉर एग्जाम्पल जो डिविजन है वो आपका हेड ऑफिस के बेस पे भी हो सकता है, मतलब लोकेशन के बेस पे भी हो सकता है कि एक गुड़गांव के लिए हो गया, एक बेंगलुरु के लिए हो गया, एक नोएडा के लिए हो गया। इस तरीके से भी डिवीजन हो सकती है। या फिर एक कोई कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और किसी एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए आपका एक मैनेजर होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे कैसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ऐसे ही दूसरे जो डिवीजन होगा उसके लिए हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइब्रिड सुपर स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, हाइब्रिड के अंदर ये दोनों ही टाइप्स आ जाते हैं आपके पास, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी और डिविजनल स्ट्रक्चर भी। सो यू कैन सी दिस चार्ट हियर, यहाँ पे दोनों को मिक्स करके ही आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम बिजनेस मैथमेटिक्स। ये आपका चैप्टर 1 है। अगर 12th में भी आपके पास मैथ्स थी तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है और वो भी अगर आपको याद होगा तो ये इजी क्वेश्चन है। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट, दीज बार्स, ये डिटर्मिनेंट के लिए होते हैं। जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये जो बार्स हैं उनका मतलब होता है यहाँ पे दीज बार्स, इनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट के लिए यूज किए जाते हैं। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 1, दैट इज 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, या फिर आप ऐसे कह लो कि जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अदर देन 0 है वो होती है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है और मैट्रिक्स में से आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से या फिर प्रॉपर्टीज में से आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। ट्रांसपोज क्या होता था, जब आप रोज को कॉलम में चेंज कर देते थे और कॉलम्स को रोज में चेंज करके लिख देते थे, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अलग नहीं होती थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी सेम ही रहती थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, two rows or two columns are interchanged, the determinant of resulting matrix is negative डिटर्मिनेंट ए। तो मतलब कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को चेंज कर दोगे, किन्हीं भी दो रोज या कॉलम्स को चेंज कर दोगे, इन दैट केस आपको जो डिटर्मिनेंट है
वो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, अगर वो पहले पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा. Then the third property is, if a square matrix A has two identical rows or two identical columns, then A determinant is equal to 0. अगर किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2x2 की, 3x3 की या फिर 4x4 की कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स सेम है, आइडेंटिकल है, मतलब कि जैसे फर्स्ट रो में भी 2 2 2, सेकेंड रो में भी 2 2 2, या फिर यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, इन दैट केस आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0. If all the entries of a row or a column of a square matrix are 0, सारी ही एंट्रीज 0 हैं किसी मैट्रिक्स की, ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0. If the entries of a row or a column in a matrix, square matrix, are multiplied by a number k, then the determinant of the resulting matrix is k multiplied by a determinant. मतलब क्या कि आपने एक आपकी मैट्रिक्स थी, सपोज 2 2 2 2, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो अब आप इंस्टेड की जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसके जो वैल्यूज हो उनको पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, लाइक 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से करो. इन प्लेस ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो आपका डिटर्मिनेंट है उसको 4 से, या आई गेस मैंने 8 कहा था पहले, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, so these were a few properties of determinants. Now the next question is asked from business mathematics. A person deposited rupees 4,000 in a bank at 6% compounded continuously. After 3 years, the rate of interest was increased to 7%, and after 5 more years, the rate was further increased to 8%. The money was withdrawn at the end of 10 years. Find the amount. Now, अगर आपने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, देन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताई थी बुक जेके ठुकराल, वहाँ का ही ये क्वेश्चन है, एंड आई हैव अ प्रूफ. सी, ये जो पिक्चर है ये उसी बुक की पिक्चर है. नाउ 17 क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो सेम है. ओके, ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है. द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 7974.8, 7974.8. नाउ ये आया कैसे है, सी, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट एग्जैक्टली एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. तो अगर आपको, आपके पास बुक नहीं है पर आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस. यहाँ पे क्या है कि मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए एक बैंक के अंदर 3 साल के लिए, जो कि उनको ऑफर कर रहा था इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली. फाइन, उसके बाद फर्स्ट ईयर में उनको मतलब 6% मिला, then 12% compounded quarterly during second year and 10% compounded continuously during थर्ड ईयर. ये उसी के जैसा क्वेश्चन है. तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी है आपका, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो, ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन, वैसे तो 1 आ जाता है पर इन दिस केस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी, मैं पूरा एक बार आपको बता देती हूँ ये, ताकि इजी हो जाए करना. सी, आपका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि S इक्वल ए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कुछ, ये 1 प्लस आर अपॉन, ओके सॉरी, रेज टू पावर n. फाइन, ये आपके पास फॉर्मूला है. नाउ 10,000 आपके पास आपकी इनिशियल अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट की है, 10,000 यहाँ पे आ गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि
सबसे पहला क्या हुआ था कि 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब कि आपने 2 बार दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे रेट लिखोगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, जितने भी सालों से वो डिवाइड हो रहा है। तो जो अमाउंट आपकी यहाँ पर आएगी वही अमाउंट आपकी यहाँ पर आएगी। नाउ सी, ये 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। नाउ मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया 12% क्वार्टरली, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस वुड टर्न आउट टू बी 4। उसके बाद जब भी आप कंपाउंडेड कंटिन्यूसली करते हो ना, कंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है, ई रेज टू पावर 10% था ना 0.10, जब भी कंटिन्यूसली आ जाता है ना आपके पास, तो आपको ई रेज टू पावर एन करना पड़ता है, ये याद रखना, ई रेज टू पावर 8 आर, सॉरी आर। तो ई रेज टू पावर आर, यहाँ पे आर क्या है आपके पास 10%, तो आपने ये कर दिया। नाउ 10,000 ये आपने सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये। सिमिलरली आप पीछे वाला क्वेश्चन एक बार करके देखना, बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी, एक बार करोगे यू विल रिमेंबर, ओके। और ये उसी बुक में से ही है क्वेश्चन। Now next part, next question. People believe that efforts would be directed toward behavior is closely based on. ये अगर आपने वो थ्योरी रीड कर रखी है ना, या आपको थोड़ा सा भी पता है उस थ्योरी के बारे में, तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप अगर सही से काम करवाओगे, तो जैसा आप काम करवा रहे हो ना, जिस तरीके से आप काम करवा रहे हो, वैसे ही बिहेवियर एक इंसान के अंदर आते रहेंगे, ओके। तो ये जो बात कही थी, ये कही थी ब्रूम्स थ्योरी में। So this is about expectancy theory, based on the idea that work effort is directed towards behavior that people will lead to desired outcomes. तो यहाँ पे क्या होता है, एफर्ट टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस टू एक्सपेक्टेंसी एंड देन इज योर वैलेंस। तो ये वाले का भी मैंने आई गेस आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर एक क्लिप भेज रखी होगी, एक इन्फोग्राफिक भेज रखा होगा, जहाँ से कि आप इसको पढ़ सकते हो। आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है ना, तो यू कैन डू इट। Next, now again a very easy question. A manager faces price elasticity of demand for a product X equal to 0 minus 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे price elasticity of demand क्या है 0.5. Now manager wishes to increase his sales of product X by 15%. अब वो मैनेजर क्या चाह रहा है कि उसकी जो सेल्स है प्रोडक्ट की वो 15% से बढ़ जाए, तो उसको कितना प्राइस लो करना चाहिए अपना ये ऑब्जेक्टिव रीच करने के लिए, या फिर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4, 30%। कैसे आया, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फाइन, इलास्टिसिटी इन्होंने दे रखी है -0.5, वो हम लिख देंगे। अब हम कितना क्वांटिटी में चेंज चाहते हैं, 15%, सो विल राइट हियर 15% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, 15% को यू कैन राइट 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 -0.5, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू -0.3, या फिर आप कह सकते हो -30%। तो इस माइनस का क्या मतलब है कि प्राइसेस आपके नीचे जाएंगे, देयरफॉर you will lower the prices by 30%. now again it was a easy question, पर हमें दिक्कत कहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, तो हमें लगेगा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगेगा, फिर यहाँ पे इन्होंने सेल्स दे दिया है, तो फिर हमें लगेगा कि सप्लाई से रिलेटेड कुछ लगेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करने और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैनेजर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर कैन इम्प्रूव ROI बाय, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक मैनेजर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, रिड्यूसिंग वेरिएबल और कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट, reducing sales,
इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीजिंग एवरेज एसेट्स। आरओआई सबसे पहले होता क्या है हमारे पास, आरओआई को हम, जो दूसरा नाम है उसका वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर आपको अपना ROI इम्प्रूव करना है तो आपको इनमें से कौन सी चीज़ करनी चाहिए ना। अगर आप ठंडे दिमाग से बिल्कुल एक एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लोगे ना, वहाँ पे आपको सिंपली क्या देखना है कि इनमें से क्या चीज़ मैं करूँ जिससे कि मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए। ओके, सो अगर आप अपनी सेल्स को रिड्यूस कर दोगे तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हो सकते। फाइन, ये तो हो ही नहीं सकता, सेल्स आपके रिड्यूस हो जाएगी तो प्रॉफिट कहाँ से होंगे। अगर आप अपने वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे, मतलब आप अपना कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो, अभी मान लो आपके जो कॉस्ट थे वो 80 थे, ठीक है, और आपके जो सेल्स थी वो थी 100। नाउ व्हाट यू डिड इज कि आपने अपने जो कॉस्ट थे वो इंक्रीज कर दिए, अब आपने इसको 90 कर दिया, तो अब आपका प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है या फिर वो और बेकार हो गया है, क्योंकि पहले आपको 20 रुपीज़ मिल रहे थे प्रॉफिट में, अब आपको मिल रहे हैं 10 रुपीज़, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है हमारे लिए। देन इंक्रीजिंग एवरेज एसेट्स, आप अपने एवरेज एसेट्स को इंक्रीज कर दो, तो क्या इससे आपकी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो क्या इम्प्रूव हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि आप जब अपना कुछ भी एसेट खरीदोगे तो वो भी तो एक तरीके से जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोल रहे हैं ना, तो आप अपने एसेट इंक्रीज कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल को यूज किए जा रहे हो, और उससे आपके ROI चेंज होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता। फाइन, तो जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है रिड्यूसिंग वेरिएबल एंड और कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो इसका भी एक है यहाँ पे, जस्ट लुक एट इट। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, वेयर अ डिविजनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज अलाउड सम डिस्क्रिशन अबाउट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय द डिविजन, assessment of results by profit alone in clearly educate inadequate. The profit earned must be related to the amount of capital invested. Such division are sometimes called investment center. So for this reason, performance measured by return on capital employed, often referred to as return on investment, and for other subsidiary ratios or by residual income. तो इसका फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नेट सेल्स अपॉन सेल्स। ठीक है, मतलब वही हो जाएगा ना आपका कि सेल्स तो कट जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या बचेगा, नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल, या फिर आप क्या कह सकते हो, कैपिटल टर्नओवर इनटू परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेल्स। ये है आपके पास ROI के कुछ फॉर्मूलाज जिसको आप देख सकते हो। Now, next question. What is the equilibrium level of income given C is equal to 100 plus 0.75y and I is equal to 25? Now, ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में से है। एग्रीगेट डिमांड नाम का एक चैप्टर था क्लास 12th में, ठीक है, मैक्रो में, उसमें से ये क्वेश्चन है, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें, खाली कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ती है और हमारा आंसर इजीली आ जाता है। नाउ द करेक्ट आंसर है 500। कैसे आया, हमें पता है एक इक्वेशन की हमारी जो इनकम होती है, हमारा ये जो y है इज इक्वल टू C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फाइन, सी इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है, यस दे रखा है, आई भी इन्होंने दे रखा है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपनी जो इक्वेशन थी इसके अंदर ये वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y प्लस 25। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 125, 0.25 y इज इक्वल टू 125। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500। तो ये भी, अगर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए भी हैं ना तो काफ़ी इजी दिए हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं दिए हैं कि आप सॉल्व ना कर पाओ, पर अगर आपको नहीं आता है ये, देन ऑफ कोर्स यू विल फेस प्रॉब्लम्स। नाउ ये तो मैंने अभी बताया था, पीछे बताया।
अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला ऑफ आर इज, और ये तो आपको 8th में ही पढ़ा दिया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें तो आई गेस गलती नहीं होनी चाहिए. द करेक्ट आंसर हेयर इज ए इज इक्वल टू पी, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, जहाँ पर कि ए क्या है हमारे पास फाइनल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, पी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, आई है हमारे पास इंटरेस्ट रेट पर ईयर, और एन है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड. तो ये इजी था, ये तो 8th क्लास का ही क्वेश्चन हो गया आपका. और अगर इसको आपको 8th का नहीं मानना है ना, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में ये क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के दो एक्सरसाइजेस, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट पे है, सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, फिर इफेक्टिवली कंपाउंड, ऐसे करके चीज़ें दे रखी है. इफेक्टिव रेट क्या होता है. नाउ ये क्वेश्चन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में से. अब क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स है, शायद से आपके टाइम पे क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक थी उसमें टोटल प्रोडक्ट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आपको टीपी दे रखा है चीज़ों का, और आपको देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कि एमपी जीरो कब होगा. तो हमें पता है, हमने बॉक्सेस बनाना सीखा है, टेबल वाले क्वेश्चंस आते थे 12th में. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन टोटल प्रोडक्ट ऑफ 9 लेबर यूनिट्स इज 2, 5, 7 रेस्पेक्टिवली, विच यूनिट ऑफ लेबर विल प्रोड्यूस जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट. तो हमें टेबल बनाना आता है इसका, टीपी दे रखा है, टीपी से आप मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो. सो लेट्स डू इट. सी ये मैंने बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे टीपी की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे एमपी की. कैसे निकालते हैं एमपी, इसमें से इसको माइनस करना होता है. तो यहाँ से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये वाला याद है ना आपको, ऐसे करके करते थे ना हम, टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ऐसे करके करते थे, इक्वल टू एम एन. ये वाला कुछ ऐसा फॉर्मूला होता था हमारे पास, राइट. तो हमें क्या करना है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हुए चलना है. तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस किया 3, 9 में से 5 को किया 4, 12 में से 9 को किया 3, 14 में से 2 को किया 2, 15 में से 14 को किया 1, 15 माइनस 15 0, 14 माइनस 15 माइनस 1, 12 माइनस 14 माइनस 2. अब देख लो, उन्होंने कहा कि कहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका जीरो है, तो यहाँ पर जीरो है. कौन सी यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ. आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7. सो अगेन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. देव गिलबॉय हैज़ ऑथर्ड अ बेस्ट सेलर बुक. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ये डिलीट कर दिया गया था. फाइन, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, तो इसको हम नहीं करेंगे. देन अगेन ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बेशक डिलीटेड क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट हो सकता है. डिलीट इसलिए हुआ था क्योंकि इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर्स हैं, इन द सेंस कि 2-3 आंसर्स हैं इसमें और वो सारे ही आंसर्स करेक्ट है. तो लेट्स सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन. तो यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ये दे रखा है. नेक्स्ट में दे रखा है रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट. रियल इंटरेस्ट रेट प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट. नॉमिनल माइनस रियल इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 सेम ही है, सिर्फ इन्होंने इक्वेशन को थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर ला रखी है, कुछ चीज़ें उधर ला रखी है, बाकी आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा. ठीक है, तो इसके दो ऑप्शंस थे, इस वजह से इसको डिलीट किया गया था. नाउ ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप ऑब्जेक्शन रेस करना है कि भाई यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, मतलब दो आंसर्स हैं, और तब जाके वो आपका जो क्वेश्चन है ना वो डिलीट होगा, वरना वो डिलीट नहीं करेंगे. तो यू हैव टू रेज ऑब्जेक्शन फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the marginal cost function of a product is given by MC is equal to 2 bracket 2x plus 9 raised to power minus 1 by 2, where x is number of units produced, find the average cost of production for 8 units of production if fixed cost is rupees 8. Now again this question is from the same book. The correct option here वैसे तो है 1.5. Now
अगर आप देखोगे तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इफ द मार्जिनल कॉस्ट, सी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया उन्होंने, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये इंक्लूड नहीं किया वहाँ पे, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास सोल्यूशन में, बट आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन है जहाँ पर दे रखा है आपके पास, इफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय एम सी इज इक्वल टू 3x plus 4 raised to power minus 1/2 and the fixed cost is 2, find the average cost for 7 units of output। उसके बाद सी जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट तक पहुंचना पड़ता है तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, पहले आप जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आपका टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। और उस टोटल कॉस्ट को जब आप x से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से, उसके बाद आपके पास AC आएगा। ओके, सो आप इंटीग्रेट करोगे। अब आपको बेसिक इंटीग्रेशन अगर आता है तो आप इजीली ये जो सोल्यूशन है इसको देख लेना और उसके बाद अपना जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो आप कर सकते हो। एक बार ज़रूर इसको वीडियो पॉज करके देख लेना कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो हर जो चीज़ हर साल आती है वो एटलीस्ट आप सॉल्व करके उसको सीख लो कि किस तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the additional shift in aggregate demand that result when expansionary fiscal policy increases income and thereby increasing consumer spending is explained by, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाती है किस वजह से, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है वो एक्सपेंशनरी लेके आई है, मतलब पैसा बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो जा रही है आपकी। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत ईजी है, ये भी आपका 12th का है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हमने पढ़ रखा है, राइट, मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, a change in one of the components of aggregate demand can lead to a multiplied final change in the level of GDP. The multiplier effect comes about because injection of new demand for goods and services into the circular flow of income stimulated further rounds of spending, that is one person spending is another's income। एक इंसान जब कुछ चीज स्पेंड करता है, खर्चा करता है, तो वो दूसरे इंसान के लिए उसकी इनकम होती है। This can lead to a bigger eventual effect on output and employment। ओके, तो ये वाला भी इजी था, 12th का ही क्वेश्चन है ये। नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज ऑब्टेन्ड एज अ गिफ्ट, आपको कोई फिक्स्ड एसेट एज अ गिफ्ट मिला है, फाइन, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज, सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको कोई चीज गिफ्ट में मिल रही है, इसको करने का ना बहुत एक इजी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एक देखो ये फिक्स्ड एसेट है, एसेट्स जो होते हैं वो तो डेबिट साइड आते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जिसका भी इसमें डेबिट बैलेंस है वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये जो गुडविल है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गुडविल इज एन एसेट और वो डेबिट साइड में आता है। अब बचा आपके पास 1 एंड 3। जर्नल रिजर्व क्या होता है हमारे पास, कि जो नॉर्मल रिजर्व होता है, इसका कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि भाई इसी काम के लिए बना है, ओके। तो गिफ्ट जो है आपके पास, एक फिक्स्ड एसेट आपके पास एक गिफ्ट की तरह है, तो वो तो जर्नल रिजर्व में आपका नहीं आ सकता, फाइन। डोनर का अकाउंट, डोनर्स अकाउंट, उसने दिया है आपको गिफ्ट, तो जिसने दिया है आपको गिफ्ट उसका अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। तो आप सोच के देखो क्या आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ओके। जो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 1, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। कैपिटल रिजर्व क्यों यहाँ पे क्रेडिट होगा आपका, क्योंकि वो एक फिक्स्ड एसेट है और वो आपको एक गिफ्ट की तरह मिला है। तो जब भी आप कोई चीज़ गिफ्ट की तरह लेते हो तो वो आपके कैपिटल में आता है, आपके कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, फाइन।
इस वजह से ये जो है आपका, वैसे तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में भी आप कह सकते हो, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो है वो लिखेंगे। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पक्का है, अच्छे से कर लेना। इसका मैंने एक शॉर्टकट मेथड निकाल रखा है, मतलब मैं उसी तरीके से करती हूँ और हमेशा आंसर सही आता है। बाकी बुक में वो सोल्यूशन नहीं दे रखा है, अब आपको सोल्यूशन तो दिखाना नहीं है उन्हें, आपको दिखाना है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप उस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप बुक में देख लेना, बुक में भी आपको मिल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में ये क्वेश्चन है। A company has fixed cost of rupees 1,50,000 and variable cost of rupees 9 per unit. If sales per unit is rupees 12 per unit, what is the break-even sales? तो बहुत इजी सा है, इसका आंसर है आपके पास 6 लाख। कैसे आया, मैंने अपने तरीके से किया है। सो देखो, बेसिक रूल्स लगाएंगे मैथ्स के। सबसे पहली चीज कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि ना तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपका कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू के इक्वल है, जितनी मतलब आपकी सेल्स है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल कॉस्ट। तो आप कह सकते हो ना कि जो भी सेल्स हुई है आपकी वो इक्वल होगी टोटल कॉस्ट। कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ अगर हम मान लें कि हमने अल्फा यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है और सेल किया है, तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई अल्फा। क्यों, क्योंकि हमारा पर यूनिट का प्राइस क्या था, 12 रुपीज। तो जितने भी रुपए के आपने बेचा होगा, 12 रुपए का बेचा होगा एक चीज को, तो आप देख लो कि कितनी यूनिट्स बेची है, उसको हम अल्फा से कह रहे हैं। अब जितनी आपने बेची है उतनी ही आपने प्रोड्यूस की होंगी, तो वेरिएबल कॉस्ट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अल्फा से। 9 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 1,50,000। तो ये आ गया आपके पास। नाउ अल्फा, 12 अल्फा माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू 150,000। 3 अल्फा इज इक्वल टू 1,50,000, अल्फा इज इक्वल टू 50,000। नाउ इन्होंने यूनिट्स पूछा होता तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता, 50,000 वॉज योर आंसर। पर यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है रुपीज में। तो आपको मतलब कि सेल्स निकालनी अपनी, तो आपको क्या करना है, 12 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 मल्टीप्लाई अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, 6 लाख रुपीज। बुक में इसका क्वेश्चन मतलब करने का तरीका थोड़ा सा अलग दे रखा है, तो आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A firm produces two products P1 and P2 passing through two machines M1 and M2 before completion. M1 can produce either 10 units of P1 or 15 units of P2 per hour. ये क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगेन मैथमेटिक्स की बुक में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। P2 can produce 15 units of either product per hour. Find daily production of P1 and P2 if time available is 12 hours per machine M1 and 10 hours for M2 per day using matrix inversion. मैट्रिक्स इन्वर्जन 12th में हमने कर रखा है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाता है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ऐसे करके कुछ करते थे ना हम। सी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करोगे, इन्होंने क्या बोला, या तो वो 10 यूनिट्स करेगा P1 की, या वो 15 यूनिट्स करेगा P2 की, और टोटल टाइम कितना है मशीन 1 के पास, 12 आवर्स। तो आप ऐसे लिखोगे x अपॉन 10 की कितनी यूनिट प्रोड्यूस की अपॉन 10 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू मशीन 1 का टाइम था 12। ऐसे ही नेक्स्ट मशीन 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 यूनिट्स ऑफ P2 पर आवर, तो x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू 10। नाउ जब आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं जो आ जाएंगी। तो ऐसे करते थे ना इसको हम 3 2, तो 3 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 1 है कोएफिशिएंट, तो 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन वाई इज इक्वल टू जो टोटल है यहाँ पे 360 अपॉन 150 वो यहाँ पे आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। नाउ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या है 1, वो बाहर आता है। अब
ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो आपने ये ए इनवर्स किया, ए इनवर्स का मतलब दो मैट्रिक्स में क्या होता था कि आप कॉलम्स को चेंज कर दोगे रोज में, तो ये आपके पास रोज थी ना, इसको आपने कॉलम्स में चेंज कर दिया, और जो आपके डायगोनल पे जो चीज़ें होती थी उनको आप नेगेटिव कर देते थे। ये तरीका होता था हमारे पास। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको मैट्रिक्स को, आपके पास आ जाएगा 60 और 90। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 60 एंड 90, ऑप्शन नंबर 1। ये जो क्लिपिंग थी ये आपकी उसी बुक की क्लिपिंग है। ओके, सो आई वॉज नॉट लाइंग कि क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको दिख रहा है आपकी यस क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। अ फर्म विच हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर फर्म बट डज नॉट एक्चुअली कंट्रोल द फर्म और हैव अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फर्म्स एक्शन would refer to the firm it has influence over as subsidiary, holding, joint venture, associate, undertaking। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर 4, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। नाउ जितने भी सीए या सीएस लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होल्डिंग कंपनी होना चाहिए था, इसका आंसर होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकता। आप होल्डिंग कंपनी की जब डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि होल्डिंग कंपनी हैज कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी फर्म। मैं आपको क्लिपिंग दिखाती हूँ जिसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। सी सेक्शन 2 subsection 46 of the Companies Act 2013 defines holding company. The company is said to be holding company if that particular company holds or owns at least 50% of the other company and has the authority to make management decision, influences and controls the company's board of directors। सी ये controls आ गया, और यहाँ पे क्या होल्डिंग कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, फॉर द सोल पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है, मतलब थोड़े बहुत डिसीजन में वो इन्फ्लुएंस तो कर सकती है उसको, परंतु डज नॉट एक्चुअली कंट्रोल द फर्म और हैव अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स एक्शन। तो ना तो डोमिनेंट एक इन्फ्लुएंस है कि हाँ जी ऊपर वाले ने जो बोल दिया वो तुम्हें करना ही करना है, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। जब मैं ये एग्ज़ाम दे के आई थी, मेरी फ्रेंड जो कि सीएस कर रही है, उसकी और मेरी बहुत बहस हुई थी इस क्वेश्चन के ऊपर, एंड शी वॉज वेरी एडमेंट कि इसका आंसर जो होगा वो होल्डिंग कंपनी होगा, बट मैंने ये वाला मार्क किया था और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये होगा इसका आंसर, एंड फाइनली इसका आंसर 4th था। ठीक है, तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी आपके आंसर जो है वो चेंज हो सकते हैं, और आपको इन कंपनीज के सेक्शन याद करने पड़ेंगे। बहुत इजी तरीका है याद करने का, जब आप कंपनीज एक्ट देखोगे ना तो ये जो सेक्शन है ना डेफिनेशन के, ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो इवन इफ आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, आपको मान लो एक सेक्शन दे दिया कि सेक्शन सपोज 71, फाइन 71 किसका हो सकता है आपको, तो अगर आपको इतना भी पता होगा ना कि 17(1) वाले में पी से जो कंपनी स्टार्ट होती है, पी से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, वो वाले सेक्शंस आते हैं 70 की लाइन में, तो भी आप कर सकते हो। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेग वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, बट जैसे मर्जी आपको लर्न हो जाए, मेरा यही तरीका था। मैंने अपनी कॉपी में सारा लिख रखा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि भाई इस से इस सेक्शन तक ये वाली कंपनीज आएंगी, इससे इस सेक्शन तक, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको एक गाने की तरह याद करना, आपको बहुत आसानी से सारी कंपनीज के सेक्शन याद हो जाएंगे। So that's all for this video. In the next video we'll discuss more questions like this. Till then, keep preparing and stay safe, stay healthy. Thank you.